हेलो स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। और ये ये जो वीडियो है ये मैं सेकेंड ईयर के लिए बना रहा हूँ। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं फिटर के, ये उनके लिए है। तो आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे टेस्टिंग स्क्रैप्ड सर्फेसेज, मतलब कि स्क्रैप सतहों का परीक्षण। इसका अर्थ ये है, पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। ये दो प्लेटें हैं। अब ये जो इसकी सरफेस है, इसके नीचे वाली जो सरफेस है पार्ट ए की और पार्ट बी की, सरफेस क्या है, ये खुरदुरी है। मतलब सरफेस कैसे पता करेंगे कि दो एक समान है कि नहीं। अगर एक समान नहीं है तो कहाँ पर हमें रगड़ के उसको नीचे करना है, कहाँ पर उसे स्मूथ करना है। मतलब अगर कोई सरफेस ऐसी है, प्लेट है, फ्रंट व्यू से देखें, ऐसी प्लेट है, अब ये कहीं नीचे है कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है कहीं ऊपर, ऐसे ऐसे बनी, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही होता है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ से आप कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे है, कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग स्क्रैप सरफेस, स्क्रैप सरफेस की टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा हिस्सा उभार कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है। उस हिसाब से हमें कार्य करना होता है उभार को देख के। आपको पता है कि इससे उभार ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर क्या प्रक्रिया करनी है। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, फाइल के माध्यम से, जो हमने कल आपको पढ़ाया ना फाइल्स, तो फ्लैट फाइल के माध्यम से आप यहाँ पर इसकी घिसाई करते हैं, घिसाई कर करके इसको हटाते हैं। लेकिन पता कैसे करते हैं कि कहाँ पर घिसाई करनी है, ये पता कैसे चलेगा, ये भी एक विषय है कि नहीं। तो जैसे ये देखिए, पता कैसे चलता है कि कहाँ से लेना है। यह कहना आसान है कि स्क्रैप्ड है, मतलब कि सरफेस में क्या है, स्क्रैपिंग है, ऊपर नीचे है थोड़ा सा। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है, ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि प्लेन सरफेस को जब आप देखिए, कोई दीवार है आप उसे देखिए, तो आप देख के नहीं बता पाएंगे कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, बहुत माइनर सा होता है। तो उसका एक तरीका होता है। तो सेम यही तरीका भी इसमें भी दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि आपको किस तरीके से पता करना है कौन सी सरफेस ऊपर है कौन सी सरफेस नीचे की तरफ है। यहाँ पर देखिए प्लेटें दी हुई हैं तीन, एक्स वाई और जेड, तीन प्लेटें दी हुई है ना। अब तीनों प्लेट फ्रंट से फ्लैट है, पूरी तरह से फ्लैट होने पर सभी पदों में पूरी तरह मिलेंगे। ठीक है। फाइलिंग करके सुनिश्चित करें कि सभी प्लेट और आकार वर्ग के लिए समान है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों प्लेटों को ऐसा बनाना है कि दोनों एक दूसरे पे 100% चिपक जाए। मतलब कोई गैपिंग नहीं नहीं होनी चाहिए, मतलब एकदम फ्लैट होना चाहिए। और एक लेटर पंच की सहायता से सभी पे एक्स वाई और जेड टाइप कर ले, जैसे इस पे लिखा हुआ है ना ऊपर, एक्स वाई जेड। प्लेट एक्स और प्लेट वाई के फेस पर पर्शियन ब्लू की एक बहुत पतली परत कोटिंग चढ़ाएं। पर्शियन ब्लू क्या होता है, पर्शियन ब्लू क्या होता है, एक पाउडर होता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मैंने उसे डाउनलोड कर लिया था इंटरनेट पे। पर्शियन ब्लू ये है, ये होता है पाउडर पर्शियन ब्लू। ये ज़्यादातर ना कोटिंग के काम में आता है पर्शियन ब्लू, और कोटिंग करके रगड़ा जाता है। अब ये कैसे काम यूज़ कैसे किया जाता है आपको दिखाता हूँ मैं इसको, पर्शियन ब्लू यूज़ कैसे करते हैं। ये देखिए, अब इसको क्या करते हैं, हल्का सा घोल लेते हैं किसी लिक्विड में, और लिक्विड में घोल के जिस सरफेस को, जैसे आपको इस सरफेस को अगर करना है ना, इस सरफेस को, तो इस सरफेस को आपको पेंट करेंगे आप यहाँ पर, पेंट करके पर्शियन ब्लू से पूरा कर लेंगे। तो दो हमने दो पार्ट लिए थे एक्स और वाई, जब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, ये देखें। इसी तरह जैसा मैंने आपको चित्र में दिखाया, इसी तरह एक्स को और इसी तरह वाई को ऊपर से क्या कर लेंगे, हम लोग पूरा कलर कर लेंगे। इसको भी कलर कर देंगे पूरा, ये पर्शियन ब्लू है। पर्शियन ब्लू याद रखेंगे ना आप लोग, स्पेलिंग देखिए लिखी हुई है पर्शियन ब्लू की, PRU
SION, पर्शियन ब्लू। याद रखिएगा, इन दोनों पे पूरी अच्छी तरीके से चारों तरफ करके लैपिंग कर दी जाती है, मतलब हमें उसे कलर कर दिया जाता है। अब क्या करना है, अब अगले चित्र में देखिए, चित्र नंबर 4 में अब इन दोनों को, जिस हिस्से को हमने कलर किया था, दोनों को आपस में चिपका देना है। चलिए इसको वही एक्स वाई मान लीजिए, एक्स, इसको मान लीजिए वाई, ठीक है। अब दोनों को चिपका के क्या करना है, घिसना है, एक दूसरे को रब करना है। इसको घिसिए आगे पीछे करके, ऐसे करके घिसते हैं। तो घिसने से क्या होगा ये बताइए। घिसने से ये होगा कि जो भी उठी हुई सरफेस है, मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया ना, तो जब आप इसके ऊपर क्या करेंगे, जब जैसे दो परतें हैं आपकी, ठीक है, एक ये परत है और एक ये परत है। जब इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर घिसेंगे ना, घिसने से क्या होगा कि जो उठी हुई सरफेस है वो क्या होगी, कटने लगेगी। जो जो हिस्सा उठा होगा वो कटने लगेगा, और वहां का क्या है, जो पेंट है नीला वाला वो हट जाएगा, और जहां का पेंट नहीं हटेगा मतलब वो चीज नीचे है। मतलब अगर आप किसी सरफेस को, इन दोनों सरफेस को आपस में घिसोगे, दोनों हाथों की हथेलियों को जैसे घिसते नहीं हो, जब इन दोनों को आपस में घिसेंगे तो जो हिस्सा ऊपर उठा होगा वो क्या होगा, वहां से पेंट जो है पर्शियन ब्लू हट जाएगा, और जो हिस्सा नीचे रहेगा वो वहां पर पर्शियन ब्लू क्या होगा, नहीं हटेगा। तो जब तक हमें तब तक रगड़ना है जब तक कि दोनों हिस्से अगर एकदम पर्शियन ब्लू पे से साफ हो जाए, मतलब कि दोनों आपस में पूरी तरह 100% चिपक गए हैं, इसका मतलब ये है। तो पर्शियन ब्लू इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके रगड़ने के बाद। रगड़ने के बाद हमें क्या पता चल जाता है, कहाँ पर उठा है कहाँ पर नीचे है, सब पता चल जाता है हमें। जैसे ये देखिए, अब रगड़ने के बाद चित्र नंबर 5 में क्या हुआ, ये ब्लैक कलर को मान लीजिए ब्लू कलर है, ये पर्शियन ब्लू है ये, ठीक है। इस ब्लैक को आप लोग ब्लू मान लीजिए। अब रगड़ने के बाद देखिए क्या हुआ, ये सब हिस्सा साफ हो गया। इसका मतलब क्या था, ये एक्स था ये वाई था। इसका मतलब ये था कि जो हिस्सा साफ हो गया वो ऊपर था, ऊंचाई मतलब उभरा हुआ था, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो नीचे था, गड्ढा हुआ था हल्का सा, मतलब वो ऐसा गड्ढा नहीं कि गड्ढा था, बहुत माइनर होता है, हल्का सा होता है। तो ऊपरी हिस्सा जो था वो आपस में घिस के क्या हो गया, बराबर हो गए। अब क्या हो गया, गड्ढे वाले बच गए। तो हमें क्या हुआ, इससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ऊंचाई है कहाँ पर ढलाई है, मतलब गहराई है। तो पर्शियन ब्लू की सहायता से स्क्रैपिंग करके, मतलब घिस के हम पता लगा सकते हैं कि कैसे हमें कहाँ पर कितना घिसना है। अब मान लीजिए आपको ये तो पता चल गया कितना घिसना, अब ये आप रगड़ते जाएंगे, जब ये भी हिस्सा, जब ये जो ब्लू वाला हिस्सा है फिर ऐसा हो जाएगा, तो मतलब अब ये दोनों सरफेस आपस में बराबर हो गई है। तब तक ऐसे घिसा जाता है। फाइल की इसमें मदद ली जाती है, फाइल्स की। जैसे इसको ऐसे घिस लिया दोनों सरफेस को आपस में, अब जब जो हिस्सा बच गया उसको फाइल से घिसा जाएगी। फाइल से घिसते घिसते आप लोग इसको पूरा प्रॉपर मेंटेन करेंगे, तो दोनों सरफेस आपस में बराबर हो जाएगी। तो दोनों सरफेस को कैसे बराबर किया जाता है, ये उसका तरीका हो गया। एक ही प्रक्रिया दोहराएं जब तक दोनों फेस अच्छी तरह सतहों पर चिपक न जाए। देख रहे हैं क्या बता रहा है इसमें, बर को हटाने के लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक्स प्लेट को उच्च धब्बे का निरीक्षण करें और स्क्रैपिंग करके हटाएं। उच्च धब्बे का निरीक्षण करें मतलब क्या होता है, अब जो धब्बे हैं जो बच गए हैं उनका निरीक्षण करें और सूती कपड़े से साफ करें। ये नहीं कि कोई भी कपड़ा, सूती कपड़े से साफ करना है। उसके बाद बर को हटाने के लिए ऑयल स्टोन का इस्तेमाल करें। और सूती ऑयल स्टोन क्या होता है, ऑयल स्टोन आपको दिखाते हैं हम। ऑयल स्टोन कहाँ गया ये, इसको बोलते हैं ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन होता है जिससे हम लोग घिसाई का काम करते हैं। इसमें दो टाइप के हिस्से होते हैं, देखिए ये आपको बीच से दिख रहा होगा। तो हम लोग देख रहे थे, हाँ, जब ये दोनों सरफेसेस को आपस में घिसते हैं तो हमें कुछ धब्बे बाद में लास्ट में मिलते हैं। इन धब्बों को हम क्या करते हैं, ऑयल स्टोन लगाकर, जैसा मैंने चित्र में दिखाया था,
ऑयल स्टोन लगाकर उसको हटा दिया जाता है। ऑयल स्टोन कैसा होता है आपको दिखाया था मैंने, उसी के आधार पे इसको पूरी तरह से इस सरफेस को क्लीन कर लिया जाता है। प्लेट जेड के फेस पर पर्शियन ब्लू रंग की एक पतली कोटिंग लगा कर और स्क्रैप किया जाना है। मतलब सेम यही काम क्या करना है, जेड वाले पे भी करना है, और उस पर भी पर्शियन ब्लू लगा कर घिसाई करनी है जब तक तीनों के तीनों एकदम चिकने ना हो जाएं तब तक। तो ये हो गया तरीका क्या करने का, हमें टेस्टिंग स्क्रैप सरफेस की टेस्टिंग करना है, वो कैसे हैं और उन्हें एक बराबर कैसे बनाना है। ठीक। और प्लेट एक्स का स्क्रैप ना करें, मतलब प्लेट एक एक सरफेस को रहने देते हैं, उसको हम लोग बेस सरफेस मान के चलते हैं कि हमें इसी के आधार पे ही बाकियों को बनाना है। तो सभी सरफेसेस किसी एक सरफेस को जो इसको हम बेस मान के चलते हैं एक्स वाले को, उसको हमें नहीं छेड़ना है। पर्शियन ब्लू तकनीक लोहों की प्लेटों और मशीनों के साथ ही स्क्रैपिंग से ज्ञात लेकिन कम उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग बहुत, मतलब कहने का मतलब इस जो पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल बहुत ही कम स्तर पे किया जाता है। और ये पर्शियन ब्लू आप जैसे देखेंगे ना, नीले रंग का होता है, और नीले रंग का जो पर्शियन ब्लू है उसको आप जब पूरी सरफेस पे लगाएंगे तो लगाने के बाद दोनों सरफेस के बीच में आपको घर्षण करना है। चित्र नंबर 4 में जैसे मैंने आपको बताया था, जब घर्षण करेंगे तो कुछ चित्र नंबर 5 में देखेंगे आप, कुछ ब्लैक स्पॉट रह जाएगा। ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या है कि जो जिस जिस सतह पे उभार था वो घिस गया, वो व्हाइट कलर में दिख रहा है, और जो सतह हल्की सी नीची रह गई वो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है। अब जो हिस्सा ब्लैक कलर में रह गया है उसको क्या करना है, ऑयल स्टोन लगाना है उसके ऊपर। ऑयल स्टोन क्या होता है आपको दिखा देते हैं। इसे, ये ऑयल स्टोन है। इस ऑयल स्टोन के माध्यम से हम उसकी घिसाई करते हैं, घिसाई करके परिष्कृत सतह को प्राप्त कर लेते हैं। जो बर वार उसमें होती है ना, हल्की सी बर उसकी सरफेस पे, उस बर को उसको पूरी तरह प्रॉपर तरीके से खत्म कर देता है वो, और सतह एकदम क्या चिकनी हो जाती है। तो चिकनी सतह चिकनी हो जाएगी तो एक्स और वाई, ये जो सतह है ये दोनों एकदम वाइट, मतलब ये जो ब्लैक स्पॉट भी है ये सारे ब्लैक स्पॉट भी हट जाएंगे। तो दो सरफेस को किसी तीसरी सरफेस के सापेक्ष कैसे चिकना, मतलब उसके सापेक्ष समतल बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं क्या है, सरफेस टेस्टिंग। सरफेस टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। और स्क्रैप्ड टेस्टिंग, टेस्टिंग स्क्रैप्ड सरफेस, मतलब स्क्रैप्ड मतलब कोई तीन ऐसी सरफेस, कोई ऐसे तीन सतह हमें दी गई हैं जिसको हमें ज्ञात नहीं है कि ये समतलता इनकी कितनी है, तो उन तीनों को एक बराबर समतल बनाना है। तो यही इसका तरीका है, पर्शियन ब्लू लगाकर आपस में घिस कर, फिर जो हिस्सा हमारा ब्लैक स्पॉट दिख जाए उसे ऑयल स्टोन से घिस के तीनों सरफेस को एक बराबर करके लाया जाता है। और इसमें क्या करना है कि जैसे आपने ये कर लिया प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को अगर आपका स्क्रैपिंग एक एक प्रक्रिया के बाद पूरी तरीके से नहीं निकलता है तो इसी प्रक्रिया को हमें 2 से 3 बार 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 दोहराना होता है। इसी प्रक्रिया को, जैसे अब ये यहाँ पर ये प्रक्रिया अगर हो गई हमारी, और यहाँ पर हमें दोबारा पर्शियन ब्लू लगाएं अगर हम इन दोनों सरफेसेस पे लगाकर, फिर से दोनों को अगर एक दूसरे के सापेक्ष घिसा जाएगा तो क्या होगा, फिर जो क्या होगा, ब्लैक स्पॉट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ये भी ब्लैक स्पॉट और कम होता जाएगा। यही अगर कार्य हम तीसरे राउंड में करेंगे तो पूरी तरह क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। तीसरे से चौथे राउंड में क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसका उपयोग बहुत ही केवल टेस्टिंग में ही लिया जाता है, बड़े पैमाने पे नहीं किया जाता है। कोई अगर जैसे काम ऐसा ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत तेजी से कार्य करना है तो वहां पर ये जो कार्य नहीं किया जाता है, केवल टेस्टिंग मेथड में ही इसका उपयोग किया जाता है। इसमें भी एक तरीका ये भी होता है कि जैसे एक मास्टरपीस बनाकर रखा हुआ होता है पहले से, वो एक समतल सतह होती है और पहले से ही मास्टरपीस बनाकर रखा जाता है। उस मास्टरपीस को बेस मानकर आपके पास जो पीस है उस पे पर्शियन ब्लू लगा दिया जाता है, और फिर उस मास्टरपीस के साथ उसे घिसा जाता है। फिर जो जिस जिस हिस्से पे ब्लैक स्पॉट बच जाते हैं उसको उसकी घिसाई दोबारा करके ऐसी सतह प्राप्त की जाती है।
तो मास्टरपीस की सहायता से भी आप लोग चिकनी सतह को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपका एक बार ये कार्य हो जाए तो इस पूरी प्लेट को क्या है, कैरोसिन के साथ साफ करना चाहिए। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। मिट्टी के तेल के साथ उसे साफ करना चाहिए। सफाई के लिए चूने या सूती कपड़े का प्रयोग करें। सफाई के लिए चूने या जैसा कि मैंने आपको स्क्रैपिंग के बारे में समझाया था। स्क्रैपिंग आपको बताया भी था कि मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रैपर इसके हाथ में है, इसको ध्यान से देखिए, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि स्क्रैपर के माध्यम से हाई पॉइंट को हटाया जाता है। ये स्क्रैपर है इसके हाथ में। जैसे हाई पॉइंट कई हाई पॉइंट इतने ज़्यादा होते हैं, इसको आप लोग फाइल के माध्यम से अगर घिसेंगे तो वो इस वाले हिस्से को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्क्रैपर के माध्यम से पहले उस हाई पॉइंट को खत्म किया जाता है। तो ये जो स्क्रैपर आप इसके हाथ में दिखाई दे रहा है, स्क्रैपर से साइड से हल्का हल्का पुश करके, जोर लगाकर ये हाई पॉइंट को खत्म किया जाता है। जो ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं हाई पॉइंट के, उनको समाप्त किया जाता है। या समाप्त करके फिर इनके ऊपर आयल स्टोन से घिसाई करते हैं। यही प्रक्रिया 2-3 बार आप लगाएंगे। पर्शियन ब्लू लगाएंगे, उसके बाद घिसाई करेंगे, फिर हाई स्पॉट को इससे स्क्रैपर के माध्यम से उसको समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद उसकी घिसाई करेंगे, जब तक सारे पार्ट, जैसे यहाँ पर आखिरी चित्र में देखिए आप लोग, चित्र नंबर 8 में हमने 3 पार्ट लिए थे, एक्स वाई और जेड। तीनों पार्ट के जो सरफेस है वो क्या है, अब एक समान हो गई है। जब तक तीनों पार्ट की जो सरफेस है एक समान नहीं हो जाएगी, तब तक यही प्रक्रिया हमें क्या है, इसकी पुनरावृत्ति बार बार करते रहनी है। अब इस पूरे चैप्टर में एग्जाम से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको बता देता हूं मैं। ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है। अब इसमें आप लोगों से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सरफेस के बीच में जो हम लोग ये केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, वो उस केमिकल का नाम क्या है। जैसे पर्शियन ब्लू, इसका नाम है पर्शियन ब्लू केमिकल। इसका हम इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग करने के लिए। किस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल, जो फेस पर लगाते हैं, जॉब की फेस पर लगाने के लिए जिस कलर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्शियन ब्लू। ये याद रखिएगा। स्क्रैप को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्क्रैपर का। स्क्रैपर कहाँ है, ये देखिए जो इसके हाथ में है, स्क्रैपर। उसके बाद क्या पूछा जाता है कि लास्ट में जब परिष्कृत सतह प्राप्त कर लेते हैं तो जो आपको किससे साफ करते हैं, तो कैरोसिन से। कैरोसिन का इस्तेमाल होता है उसमें, तेल का। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैरोसिन कैरोसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद सूती कपड़े से साफ करना चाहिए, साफ हो भी। कोई भी ऐसा नहीं कपड़ा कि किसी भी कपड़े से साफ कर रहे हैं और उसमें कोई कण है या पार्टिकल है, तो उससे जब साफ करेंगे तो उसका भी निशान उसके ऊपर बन जाएगा। इसलिए साफ एकदम मुलायम सूती कपड़े से ही इसकी सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। प्लेट एक्स वाई जेड साथ मिल जाएगा, लेकिन दोनों एक नहीं होंगे। तभी तीनों प्लेटें तभी मिलती जब सभी 3 प्लेट होते हैं। मास्टर प्लेट को बिना स्क्रैप्ड सतह और साधारण सतह पर परीक्षण कीजिए। हम्म ये उसी के बारे में बता रहा है कि जो मास्टर एक प्लेट आती है जो चिकनी होती है, उस पर रख के एक बार अपनी जॉब को चेक कर लीजिए कि आपका जो जॉब है वो प्रॉपर सरफेस उसकी फिनिश हुई है या नहीं हुई है। और क्या लिखा है बाकी, आगे चलते हैं। शार्पिंग शार्पनिंग ऑफ फ्लैट स्क्रैपर। जैसे कि जो फ्लैट स्क्रैपर आपको मिलता है ना, जिससे आप घिसाई करके, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। जैसे जो ये ब्लैक स्पॉट है ना, हाई पॉइंट जो है, अब इसको घिसने के लिए क्या कर रहा है, वो स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रहा है। एक लोहे का पार्ट है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील।
हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इससे हम क्या करते हैं, घिस घिस के ऊपर की जो परत है उसे हटाते हैं। तो इस परत को हटाने के लिए जो हम क्या करते हैं, उस घिसते घिसते क्या होता है, उसकी जो एज होती है, जो धार होती है, वो खराब हो जाती है। तो उस धार को कैसे शार्प करना है इसके बारे में बताया गया है। तो फ्लैट स्क्रैपर्स की अत्याधुनिक ग्राइंडिंग होनिंग से कटिंग कर दोनों फेस को धार करना। इसकी कैसे कैसे कर सकते हैं, ग्राइंडिंग और होनिंग के माध्यम से। ग्राइंडिंग और होनिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसकी धार लगाते हैं। ग्राइंडिंग के दौरान अति ताप से बचाने के लिए सुनिश्चित करें कि पेडेस्टल बेंच ग्राइंडर के लिए शीतलक की व्यवस्था करना। अब जैसे अगर आप उसको ग्राइंड कर रहे हैं तो ग्राइंड करते क्या होता है, एक तापमान होता है, तापमान से ऊपर अगर चला जाएगा तो क्या होगा, मटेरियल प्रॉपर्टी बदलने लगती है। आप हीट ट्रीटमेंट पे ये बात पढ़ी होगी या आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा। जब भी किसी धातु को गर्म किया जाए तो एक निश्चित तापमान के जब ऊपर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। तो हमें बदलाव नहीं लाना है। तो उस जब भी ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करने से क्या होता है कि एक पत्थर होता है, एक लोहा, आपस में इतना तेज घिसते हैं कि लोहा अत्यधिक क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उस गर्मी से बचाने के लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कूलेंट। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शीतलक। शीतलक का उपयोग करते हैं। इस जब जब जो जॉब है ग्राइंडिंग के दौरान गर्म हो जाता है तो उसको बार बार ठंडा शीतलक में डाल डाल के ठंडा कर लिया जाता है। तो इसने क्या बोला कि ग्राइंडिंग के दौरान आप शीतलक की व्यवस्था अपने पास में रखनी चाहिए। आपको पता चला आपने ग्राइंड कर लिया, बाद में आपके पास है ही नहीं आसपास कहीं, बाद में आप उसे खोज रहे हैं तो क्या होता है, प्रोसेस गड़बड़ हो सकता है। ग्राइंडिंग व्हील महीन ग्रेन का चयन करो। जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील है आपके पास, तो आपको महीन दाने जिनके होते हैं जिस ग्राइंडिंग व्हील के, उसका चयन करना है। जितने महीन दाने होंगे उतना फिनिश होगा। क्योंकि आपको क्या करना है, मटेरियल काटना है और धार भी लगानी है। ये जो मटेरियल उसके आपके ऊपर क्या है, धार लगानी है, इसकी एज जो है जिससे आप काटते हैं स्क्रैपर के। यही तो होता है स्क्रैपर। इसके ऊपर क्या है, धार जो लगानी है ना यहाँ पे इस हिस्से में। तो धार लगाने के लिए महीन वाले, महीन दाने होते हैं, उससे जितना क्या होता है, आप घर पे बालू पेपर लाते हैं, जितना महीन पेपर लाते हैं उतना क्या होता है, चिकना होता है। जितना मोटा पेपर लाते हैं उतना खुरदुरा होता है। तो क्या था, मोटे बालू वाला नहीं चाहिए, पतले वाला, पतला ग्राइंडिंग जो बहुत महीन दानों वाले होते हैं, उसी ग्राइंडिंग व्हील का चयन करना चाहिए। बड़े व्यास के साथ ग्रेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पीसने वाला पहिया सर्वोत्तम होता है। जैसे बड़े व्यास के जो होते हैं ना, वो ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं, उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का पीसने वाला पहिया क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। अगर आपको जिसमें धार लगानी है तो जिसका रेडियस बड़ा हो और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की मटेरियल से अगर बना हुआ है तो उससे अगर आप ग्राइंड करेंगे तो सबसे बेस्ट धार लगती है, अच्छी धार लगती है। अब स्क्रैप 2 में दिखा रहा है, जैसे ग्राइंडिंग है व्हील है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ना ग्राइंडिंग व्हील, कैसे करना है उसके बारे में दिखा रहा है। जैसे ये है, अब ये ग्राइंडिंग व्हील आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए वही चीज़ है। इसने क्या किया है, स्क्रैपर को इस पे रख दिया है नीचे वाले हिस्से पे, अब यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, इन लार्ज व्यू ऑफ कर्व एंड। अब दोनों को क्या किया जा रहा है, यदि स्क्रैपर कार्बाइड है तो सिलिकॉन कार्बाइड या हीरे के पहियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कार्बाइड का है तो जनरली हम लोग कार्बाइड का उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद यदि स्क्रैपर कार्बाइड है तो सिलिकॉन कार्बाइड पहिए का उपयोग करें। होनिंग करते समय स्नेहक का उपयोग करें। होनिंग, होनिंग क्या होती है, एक अलग प्रक्रिया होती है। होनिंग करते समय ग्राइंडिंग एज को सम्मानित किया जाना चाहिए। ग्राइंडिंग एज को क्या है, बचा कर करना कार्य करना पड़ता है। होनिंग ग्राइंडिंग
चिन्ह को निकालता है। होनिंग क्या करता है, ग्राइंडिंग का जो चिन्ह होता है उसको हटा देता है और कर्तन किनारे प्रदान करता है। जैसे ये होनिंग। लुब्रिकेंट तैयार करने के लिए केरोसिन के साथ हल्के खनिज तेल मिलाना चाहिए। लुब्रिकेंट में हमेशा क्या होता है, 19 तेल के साथ, जो तेल होता है ना, केरोसिन के साथ हमें तेल मिलाकर एक लिक्विड तैयार करते हैं, लुब्रिकेंट्स जिसको बोलते हैं कूलेंट। उसी के आधार पर क्या होता है, जब भी आप ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करने पे आपका जो होता है एज क्या होता है, गर्म हो जाता है। उसको ठंडा करने के लिए हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो फेस बनाने के लिए क्या करना होता है, दिखाए गए के साथ पहले फेस बनाओ। देखिए फेस का तरीका क्या है, इसको घुमाने का ग्राइंडिंग पे। एक फ्लैट 8, मतलब शुरू कैसे करना, ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे, फिर यही प्रक्रिया दोहराते रहनी है ग्राइंडिंग में। इससे क्या होगा, आपके चारों तरफ जो एज है वो ग्राइंड हो जाएगा। यही सेम, यही 8 रोटेशन, फ्लैट 8 रोटेशन, ऐसे ऐसे आपको चलाते रहनी है। क्लिक फिट एंड रॉकिंग के साथ तेल पत्थर पर सीधे स्थिति में खुरसनी रखकर कटिंग का अंत किया जाना चाहिए। ये देखो, तेल पत्थर रख दिया है, अब यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, घिस रहा है। फिगर नंबर 6 में फिगर नंबर 7, कटिंग कोण क्या होनी चाहिए, निम्न में से होना चाहिए। किसी न किसी स्क्रैपिंग 60 डिग्री में और किसी न किसी में 90 डिग्री में जो एंगल होता है वो होता है। जैसे ये देखिए, ये कितना है, लगभग 60 है। और किसी किसी में क्या होता है, 90 डिग्री पूरा होता है, सीधा एकदम। इसमें यहाँ तक हो गया है। अगला जो है टेम्पलेट और गेजेस के बारे में है। तो यहाँ तक क्या है, आज हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, हमने आज पढ़ा है टेस्टिंग स्क्रैप सरफेसेस के बारे में, और दूसरा पढ़ा है कि हम कैसे शार्पनिंग, जो फ्लैट स्क्रैपर होता है उसको, उसमें धार कैसे लगाते हैं ग्राइंडर के द्वारा। तो बस यही एक प्रक्रिया थी जो आपको बतानी थी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा। और अगर कोई चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आती है या लगता है कि इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करके और ज़्यादा विश्लेषण करके समझाना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। कुछ भी आपको कमी लगती है कि ये इसको इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से बताइए, या हमें ये वाला पॉइंट बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपसे ये आशा करता हूँ कि आप लोग को अगर कुछ भी इसमें समस्या आ रही होगी तो आप लोग उसे ज़रूर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।